हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस बुक में आप यहां पर देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और आज हम लोग सेट नंबर 13 को यानी कि सेट नंबर 13 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 12 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है, इनको नहीं लगाया है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी सेट्स का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है ना। सभी वीडियोज़ को उस प्लेलिस्ट में मैंने रख दिया है, तो सभी को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 13 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 12 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है, इन सेट्स को नहीं लगाए हैं, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, इन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक मानते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक मानते हैं। प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद किसको पाकिस्तान का जनक मानते हैं? तो लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सही सुमेलित कौन सा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि विधि का शासन जो है, विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों जो है गलत हो गया है। संसद, यहाँ पर देखिए सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान, और समानता और बंधुता फ्रांसीसी संविधान। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 और 4 जो है यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये आपको याद भी होगा आर्टिकल 61। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भारत का महान न्यायवादी आर्टिकल 76 में है, और संसद का सत्र सत्रावसान और भंग करना अनुच्छेद 85 में है। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, विधानसभा सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो आपको याद होगा कि विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, और 60 से भी कम नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। तो 500 से अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, ठीक है, 60। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 404 सदस्य हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। सही यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखिए संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, बिल्कुल ये भी जो है यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था होता है। 6 वर्ष इनकी जो है अवधि होती है या 65 वर्ष की आयु जो भी इनमें पहले पूरी हो जाती है वो अपना जो है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए अगर हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि उनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। तो यहाँ नहीं करता है, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। और निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो जाए पद धारण करते हैं, ये गलत दिया गया है। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु तक, तो गलत पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ अनुच्छेद 111 है, अनुच्छेद 111 राइट आंसर इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 106 क्या है, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध है। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा का निर्बंधन किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा यह समितियाँ कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, सही है। यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्च, भ्रष्टाचार आदि के मामलों की जांच करती है, सही है। समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए संसदीय समितियाँ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो यह सदन का अधिवेशन होने या न होने दोनों की स्थिति में यह कार्यरत रहती है। और ये समितियां विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच, भ्रष्टाचार, इन सब की पहचान करती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहीं पर पूछा गया सही नहीं है। तो केवल अधिवेशन के समय ही नहीं, अधिवेशन के समय या उसके होने या न होने दोनों कंडीशन में होती हैं। चलिए निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से देखिए नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे दूसरी अनुसूची में सही है वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, सही है। उसके बाद चौथी अनुसूची में यहाँ पर देखिए विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो 5वीं अनुसूची देख लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति को प्रशासन, ये गलत है, ठीक है ना। 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है 5वीं में। और ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है ये 6ठी अनुसूची में है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा किस अनुसूची में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो राज्य हैं यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चलो उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निष्पादन करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तब कौन करेगा, तब राज्यसभा का उपसभापति का यह दायित्व होता है, ठीक है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित हो तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि यह इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन, आदि ऐतिहासिक युग से, ठीक है ना। चलिए सिंधु सभ्यता जो है एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया गया जो यहाँ पर
आपका मिलान करना है, वैदिक नदी है और उनका आधुनिक नाम दिया गया है। अच्छा, ये कुंभा जो है ये उत्तर वैदिक कालीन नदियां हैं और इसका वर्तमान में नाम जो है काबुल है। ठीक है, परुष्णी का आपको पता है, परुष्णी रावी को कहा जाता है, सदानीरा गंडक को कहा जाता है और शत्रुद्री सतलज को कहा जाता है। तो इसको अब आप लोग मिलाइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प गलत दिया गया। एक तरफ ग्रंथ है और दूसरी तरफ रचनाकार दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मिलिंद पन्हो नागसेन सही है, ठीक है ना। मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन है। माध्यमिका काकारिका माध्यमिका कारिका, ठीक है ना, ये नागार्जुन की है, सही है। उसके बाद अभिदम्ब कोश वसुबंधु की है, सही है। उसके बाद देखिए विशुद्धिगी, यहाँ पर देखिए विशुद्धिमग, यह अश्वघोष की नहीं है। यह जो है यह किसकी है, तो बुद्ध घोष की है। यह बुद्ध घोष की है, बुद्ध घोष की, ठीक है, बुद्ध घोष की है। और अश्वघोष का भी याद रखेंगे, बुद्ध चरित जो है, बुद्ध चरित ये अश्वघोष का है, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है, विकल्प गलत दिया गया है। किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने दृढ़तापूर्वक लागू किया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े दागने, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा इसने शुरू किया था। चराई कर और इसने गड़ी कर, 2 कर लगाया था। दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया जाता था और घर और झोपड़ियों पर गढ़ी कर लगाया जाता था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी है। इन्होंने कहा है, अपनी जो इनकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही एवं फतवाए जहांगीरी, ठीक है ना। और बर्नी का मानना था कि बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे और मुनाफाखोरी जो थे उससे वे आम जनता का शोषण करते थे, ऐसा बर्नी का मानना था। इनकी पुस्तक है, नाम रखें, याद रखेंगे, तारीखी फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो देखिए कोल विद्रोह, यहाँ देख लीजिए कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था, ठीक है। कच्छ विद्रोह जो हुआ था 1819 से 31 के दरमियान, क्लियर ना। वेलोर का सिपाही विद्रोह जो था ये आपका हो जाएगा 1806 में, वेलोर का सिपाही विद्रोह, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1764, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 1764 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक सैन्य टुकड़ी बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध में यह षड्यंत्र था, यानी कि यहाँ भी फूट डालो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक थ्योरी दी गई थी कि यह मुसलमान और हिंदू अंग्रेजों के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो यह टेलर और आउटरम का है, टेलर और आउटरम, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं सर जॉन लॉरेंस जो है, इसने 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीज है, रीज ने कहा है इसे ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध कहा है इसने। और टी.आर. होम्स ने कहा है कि सभ्यता और बर्बरता का यह युद्ध था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। प्रश्न आ गया, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस तरह का प्रश्न बनता है। लॉर्ड मिंटो को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैसे एक प्रश्न के साथ साथ बार बार मैं बोलता हूँ कि 2-3 प्रश्न आपके कवर होते चलेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी, एम जी रानाडे इसमें नहीं थे ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। यह चौरी चौरा का कांड था, 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, ठीक है ना। और इसी के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित भी किया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए चौरी चौरा का कांड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, ये डेट पूछा जाता है, तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। चलिए भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है। भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है, तो भगत सिंह का स्मारक जो है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया था, ठीक है ना, आपको याद होगा 1931 में। और फिरोजपुर में जो है
उनका भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था और फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में किया गया था यह, और तीनों का स्मारक जो है यहीं पर स्थित है, फिरोजपुर हुसैनीवाला के समीप। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में जो है शक्र सिंह जो था दरभंगा का शासक, इसी ने जो है भाग लिया था, और शक्र सिंह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने उसको बंदी बना लिया था। ठीक है ना, शक्र सिंह दरभंगा का शासक था जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल ने बंदी बना लिया था, और बाद में शक्र सिंह का अलाउद्दीन से समझौता हो गया था और उसने इस अभियान में अलाउद्दीन का साथ दिया था। शक्र सिंह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था फ्रांसिस ग्रांट को। ठीक है ना, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर को और मरमरा सागर को, तो निश्चित सी यह बास्पोरस जलडमरू मध्य है। ठीक है, यह भूमध्य सागर में स्थित है और विश्व की एक प्रमुख जल संधि यूरोप को एशिया से अलग करती है। मरमरा सागर तुर्की का एक अंतर्देशीय समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका बास्पोरस जलडमरू मध्य हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बार बार पूछा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध का 21 जून के दिन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव उसी की ओर झुका होता है। ठीक है, और पृथ्वी की इस स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 22 दिसंबर हो जाएगा। चलिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक फॉरेस्ट। ठीक है ना, ब्लॉक फॉरेस्ट कहा जाता है। ब्लॉक इसको आपका पर्वत कहा जाता है, फॉरेस्ट नहीं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिए दोमट मिट्टी। यहाँ पर देखिए दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी में क्या होता है? दोमट मिट्टी में आपको जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन बड़ा बढ़िया ही तरीके से होता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिए बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की जीव की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि यह मिट्टी फसलों के लिए अत्यंत, मैंने बताया था कि आपको उर्वर होती है और 40% इसमें जो है स्लीट और चिकनी मिट्टी, ये सब 20% 40% बालू होता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पवन दिया गया और देश दिया है। सेंटा एना, चलिए बताइए ये कहाँ की है? तो ये कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जो है यामो आपका जापान, मिस्ट्रल जो होगा ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। मिस्ट्रल जो है यह फ्रेंड्स, मिस्ट्रल कहाँ की पवन है? तो मिस्ट्रल याद रखेंगे, मिस्ट्रल जो है यह खास करके स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो ये गलत दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन को ब्रिक फिल्टर कहा जाता है, ब्रिक फिल्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका मिस्ट्रल गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनकी मुद्राएं दी गई हैं। बहरीन की मुद्रा जो है यह दिनार है, सही है। बहरीन की राजधानी मनामा है, जरा याद रखिएगा, बहरीन की राजधानी मनामा है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, रिंगिट इसकी मुद्रा है। इसराइल की बात करते हैं तो जेरूशलम, और यहाँ पर डॉलर नहीं है, न्यू सेकेल इसकी करेंसी है, न्यू सेकेल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। उसके बाद कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। ठीक है ना, कैलाश हिमानी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मिलकर के पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में जाकर के मिलती हैं।
सूची मिलान करना है। खेतड़ी जो है ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। खेतड़ी राजस्थान, ठीक है ना। नेवली तो नवेली पढ़िए इसको, ये लिग्नाइट के लिए है। जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए है, और कुद्रमुख जो है कर्नाटक में लोहा के लिए। क्लियर। चलिए तो ये मिला लीजिएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, बताएंगे। देखिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल परिवार के लिए जो है एक केंद्र के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके तहत जो है 5 उप योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है आपका राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, एक तो ये हो गया। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना, ये हो गया। उसके बाद और मैं बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना 3 हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 4 हो गया। और 5वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये 5 हो गया। इसमें से महिला किसान सशक्तिकरण योजना नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, इसमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये दिया था किसने? मोहम्मद यूनिस, इन्होंने दिया था। ये बांग्लादेश के आपके अर्थशास्त्री हैं कह सकते हैं, और इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, जिन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की इन्होंने शुरुआत किया था, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में ये उभरा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? जो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, 1995 में जो है मध्याह्न मील योजना जो है, मिड डे मील योजना आपकी, इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 33 नंबर की, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया था समन्वित बाल विकास योजना को। भारत सरकार का यह एक प्रमुख कार्यक्रम है, और यह टोटल 6 सेवाओं का एक पूरा पैकेज उपलब्ध करवाती है, जिसमें शामिल है, पहला देखिए पूरक पोषण दिया भी गया है। उसके बाद आपका टीकाकरण हो जाएगा। उसके बाद आपका पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, टीकाकरण हो गया ना। उसके बाद स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा है, स्वास्थ्य चेकअप है, और रेफरल सेवाएं हैं। इसमें परिवार नियोजन नहीं है। चलिए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1952 को। काली क्रांति संबंधित किससे है? काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन से। कोयला उत्पादन, मत्स्य उत्पादन जो है ये आपका हो जाएगा नीली क्रांति से, ठीक है ना। कच्चा तेल उत्पादन आपका हो जाएगा, काली क्रांति कच्चा तेल कोयला दोनों से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति सरसों उत्पादन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। तो जो पीली क्रांति है ना, ये आपका पीली क्रांति हो जाएगा आपका तेल उत्पादन से। चलिए सरसों के। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें भारत का स्थान जो है 111वां है, ठीक है ना, 111वां है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, 111वां है इसमें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन के क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? सम्मानित नहीं किया गया किसके लिए? रसायन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लुई ब्रूस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी बाबर्डी और एलेक्सी एल एकिमो, इनको तो है रसायन के लिए दिया गया था। डू विस्मैन यहाँ पर देख रहे हैं, डू विस्मैन को, ठीक है, डू विस्मैन को जो है नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो एशियन गेम्स का आयोजन चाइना में हुआ था, और इस प्रतियोगिता में भारत ने पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता था। शूटिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर के दिन, ठीक है ना। 23 सितंबर के दिन यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है?
संयुक्त राष्ट्र ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 6.7 अनुमानित किया है। ठीक है ना, 6.7 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आगे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स यह बिहार में किया गया है, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 लाख की राशि प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जो है महिलाओं को नया रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहले स्थान पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 112वां है, फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है ना, फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो यह दावोस में किया गया, दावोस स्विट्जरलैंड में। कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसका थीम था। ठीक है ना, दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व कप जो हुआ था आईसीसी का, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आयोजन भारत में किया गया है, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो कृषि मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं आपके कहाँ के, वे वान थुओंग जो हैं ये बने हैं कहाँ के, वियतनाम के। ठीक है ना, वियतनाम राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम हनोई राजधानी है। ठीक है ना, डोंग मुद्रा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत मिजोरम का है, मिजोरम के बाद अरुणाचल है। तो मिजोरम नहीं है, अरुणाचल दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है। तो ये जो आपका 500 गीगावाट का लक्ष्य जो है ये रखा गया 2030 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए। 2030 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य भी 2030 ही रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 रखा गया है, और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है। इसको लिखा है रूपा पाई ने, रूपा पाई ने लिखा है। ठीक है, रूपा पाई राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है शशि थरूर की पुस्तक, ध्यान रखिएगा। चलिए 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जाएगा पूछा गया है। तो अभी चाइना में हुआ है 19वां, 20वां जापान में होगा, और 21वां कतर में होगा, 22वां सऊदी अरब में होगा। तो यहाँ पर क्रम पूछ लिया गया है। तो इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जापान पर टिक कर देंगे निश्चित रूप से। तो ये 20वां जापान वाला होगा और 21वां कतर वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो है आपको पता है, जब प्रकाश कांच से आप कोई भी प्रकाश एक माध्यम से, जैसे वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति समान रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग जो होता है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवर्तित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए प्रकाश का अधिकतम वेग जो होता है निर्वात में होता है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। तो टोटल मैंने कई बार बताया कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक हैं और 2 जो हैं संपूरक मात्रक हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का याद रखिएगा कैंडेला है, और पदार्थ की मात्रा का मोल है। निम्नलिखित पदार्थों में से अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है, बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लेटमस हो जाएगा। ठीक है, लेटमस के बाद आपका हल्दी और वनीला और लौंग सभी है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर, और एक जो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, मानव निर्मित सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक में अगर हम बात करते हैं तो लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी ये सब होता है, वेनिला वगैरह, लौंग ये सब होता है। ठीक है, चलिए देखिए फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाशिक तंतु, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखेंगे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया गया है।
चलिए, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए, अच्छा, बर्तनों पर न चिपकने के लिए आप देखते हैं ना, नॉन स्टिकी बर्तन होता है। नॉन स्टिकी बर्तन पर क्या लगाया जाता है? टेफ्लॉन लगाया जाता है। खाना बनाने वाला जो नॉन स्टिकी बर्तन होता है, ठीक है ना, नॉन स्टिकी बर्तन में पूछा जाता है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड जो होता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? मेढक के संबंध में असत्य कथन, मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है, यहाँ जबकि बड़ी दिया गया है, असत्य कथन पूछा गया, छोटी हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिथ्रिन है। एलिथ्रिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। मच्छर का जो कॉइल होता है उसमें एलिथ्रिन का जो है प्रयोग किया जाता है, तो एलिथ्रिन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान जो होता है वो आपका कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट 1 टन, यानी कि 1 टन के बराबर, और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर देखिए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर में अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा 65% होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर 1.4% कैल्शियम होता है, और 1.1% फास्फोरस होता है, 65% ऑक्सीजन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? अब यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है, देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, टंगस्टन है और तांबा है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तांबा दिया गया है गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन, जबकि गैल्वेनाइजेशन में तांबा का नहीं, जिंक का, जस्ता का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। ठीक है ना। मैग्नीज का फर्टिलाइजर में, मैग्नीशियम का आतिशबाजी में, और टंगस्टन का विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे में एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? स्वतः जल उठता है, तो यह कौन सा फास्फोरस है? श्वेत फास्फोरस है या पीला फास्फोरस है? ठीक है, यह लाल फास्फोरस है, कौन सा है इसमें से? तो यह श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस होता है, और इसी जो है श्वेत फास्फोरस की इसी दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति भी कहा जाता है। तो ये श्वेत फास्फोरस होता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा आपको पता है ना, अम्ल वर्षा में होता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनकर के पृथ्वी पर गिरते हैं, और सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, लगभग अप्रोक्स 70% के आसपास में। तो H2SO4 हो जाएगा। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी गैस की मात्रा? तो श्वसन क्रिया में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि आपको वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है ना। तो और बाकी 1% में बाकी गैसें आती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, जलवाष्प, ये सब। ठीक है। और देखिए, होता क्या है इसमें, जो आपका एक्सपायरेशन होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए, नाइट्रोजन की 78% रहती है, ऑक्सीजन की 17%, कार्बन डाइऑक्साइड की 4% हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो श्वसन की क्रिया में नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहता है, ये 78% ही रहता है। बाकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03, ये 4% हो जाता है, ऑक्सीजन 17% हो जाता है। तो ये सब चेंज होता रहता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये कान की हड्डी है, और इस हड्डी का नाम स्टेप्स या स्टेपीज है। कहीं कहीं आपको इस तरह से स्टेप्स भी लिखा मिलेगा। ठीक है। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 कान की हड्डी होती है। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में 3 हड्डी। कानों में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 6 हड्डियाँ, यानी कि दोनों कान की बात की जा रही है, 3-3 हड्डी। चलिए, सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है, फीमर हड्डी, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी जो है निम्नलिखित में से, तो यह यूरेनियम है।
सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है और पृथ्वी पर सबसे भारी धातु अगर पूछ ले तो धातु ऑस्मियम होगा, यहाँ पर यूरेनियम होगा। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तना का उदाहरण होता है आपका अदरक, आलू, ये सब तना है। शकरकंद यहाँ पर आप देख सकते हैं, शकरकंद जो है यह तना नहीं है, यह एक जड़ है। देखिए उसके बाद अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग उसको कहा जाता है जो पोषक तत्व के अभाव के कारण होते हैं, ठीक है ना, पोषक तत्व के अभाव के कारण, यानी कि जब संतुलित भोजन आप नहीं ले सकेंगे तो इस कंडीशन में होता है पोषक तत्व के अभाव के कारण। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग बार बार है पूछा जा रहा है, पिछले भी सेट में शायद था, ये प्लीहा है, ठीक है ना, प्लीहा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? जब पादप है ही नहीं तो यानी कि वह सिंथेटिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, नेचुरल है नहीं, तो ये संश्लिष्ट रेशा हो जाएगा। चलिए कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग इसमें से अगर हम बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम है, वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है। यहाँ पर देखिए डेमेंशिया नहीं है। डेमेंशिया एक जो है मस्तिष्क का रोग होता है और इसमें प्रायः याददाश्त की समस्या जो होती है शुरू होती है और बाद में मस्तिष्क के अन्य भागों को भी प्रभावित करने लगता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो मेनली ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट ही देता है, ठीक है ना। देखिए भीड़ के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमोनिया होती है, ठीक है ना, अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा कि शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के कहाँ भंडारित होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहाँ भंडारित होता है? जरा इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आपने पढ़ा है कई बार ग्लाइकोजन के रूप में यह संचित कहाँ पर आता है। चलिए और 75 प्रश्न हम लोग कवर करते हैं, इन 75 में अपना स्कोर बताइएगा। बाकी का प्रश्न टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पूरा 15 PDF आपको एक ही साथ 15 सेट का मिलेगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शेयर करिएगा। यहाँ पर चलिए प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए बर्ड फ्लू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर शायद ये H9N2 है, क्लियर तो नहीं, हाँ H9N2 है, यहाँ क्लियर है, H9N2 है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये बर्ड फ्लू होता है। और बर्ड फ्लू का आपने एक भी पढ़ा है, H5N1 भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू राइट आंसर हो जाएगा। स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर।